Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. My name is Bakhtawer Nusrat. I am a university student and currently doing BS Mathematics from Punjab University. I am here to teach you mathematics of class 9th. After some time, I will also teach you more. I hope you will enjoy your study. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का मैथ, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आज करवाना चाहती हूँ। उससे रेलेवेंट कुछ बातें हैं जो हम जिनकी तैयारी हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले करेंगे। अगर हम 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स को देखें, ऑब्वियसली हर बच्चा जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए ही ज़्यादातर जो है प्रिपरेशन करता है। अगर हम बोर्ड के लिहाज से देखें तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो MCQs का होता है, और MCQs में 50 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ही MCQs में होते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट और लॉन्ग हैं वो तो तकरीबन उसी सेक्शंस में से आते हैं जिनके मुताबिक कोई थीम दिया होता है या कोई पेपर जो आपको बता दिया जाता है इस चैप्टर में से आएगा या इस एक्सरसाइज में से। लेकिन जो MCQs हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कहाँ से आएंगे या कैसे आएंगे। उनमें से अक्सर जो है वो लॉजिकल होते हैं। अगर आपका पेपर इजी है तो फिर वो दे देंगे हेडिंग्स और ये डेफिनेशंस वगैरह, लेकिन अगर आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल है तो उसमें लाजमी शॉर्ट भी वो एग्जांपल्स देते हैं या आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, और MCQs भी ज़्यादातर होते इसी में से हैं, लेकिन अक्सर वो इनमें से उन लाइन में से MCQs बने होते हैं जिनको हम रीड करना ज़रूरी नहीं समझते। ठीक है, तो मैं 9th क्लास टीच करने का मेरे पास पहले भी एक्सपीरियंस है 9, 10, तो मैं उसी लिहाज से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम MCQs की तैयारी साथ साथ करेंगे, मैं आपको बताऊंगी जहाँ डेफिनेशन बन रही होगी या जहाँ MCQ बन रहा होगा तो हम उसे भी पॉइंट आउट करेंगे साथ साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इवन के आगे भी ऑलमोस्ट फुल चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स पे बेस करता है। हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया और कब दिया और मैट्रिक्स होते क्या है, और मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी बताऊंगी। इतनी नहीं आई ये, इसकी टाइप ज़्यादा आई हैं बोर्ड में एज ए डेफिनेशन, लेकिन फिर भी जब मैंने आपको बताया जब पेपर टफ होता है या कोई इधर उधर से आना होता है तो फिर हम कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। ओके, अब हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन रीड करना चाहती हूँ मैं। उसमें से मैं आपको मेन बात बताऊंगी तो मैं यहीं से रीड करूंगी इसको, और यही मेन बात है। इसमें MCQs आएंगे और इसमें से 2-3 बन सकते हैं MCQs। The idea of matrix was given by Arthur Callier, an English mathematician of 19th century, who first developed theory of matrix in 1858. इसमें फर्स्ट MCQs ये बन रहा है कि कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम तक पहुंचाया। सेकंड MCQs ये है कि उसने कब ये कॉन्सेप्ट दिया और ये थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स उसने कब, मीन्स ये कॉन्सेप्ट हमें कब मिला 1858 में। ये दो इसमें से MCQs बन सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ये आप लोगों ने लाजमी अपने ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम मैट्रिक्स को पहचानना चाहें कि मैट्रिक्स क्या है तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as ये arrangement numbers की, and then unclosed by brackets, square brackets, is said to form a matrix. उन्होंने यही फॉर्म अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया। सिमिलरली दैट इज अ एग्जांपल। बोर्ड में आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर मैं मैथ के अलावा भी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो जहाँ डेफिनेशन आती है वहाँ एग्जांपल अगर उस क्वेश्चन की है बुक में तो वो लाजमी आपको देनी पड़ती है। और मैथ चाहे हम 9 के मैथ की बात करें या 10 के मैथ की बात करें तो उसमें जहाँ पे एग्जांपल उसने नहीं दी होगी तो वहाँ आपने खुद बनानी है, लेकिन लिखनी है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है चाहे वो जितनी भी बड़ी है या फुल अगर आपने लिख दी है लेकिन वो होती 1 नंबर की है, और दूसरा नंबर जो है वो एक लाजमी एग्जांपल का होता है। चाहे तो आप 2 दे दें लेकिन 1 तो लाजमी देनी होती है उसमें। तो ये एग्जांपल है, हर डेफिनेशन में से एग्जांपल आपने खुद फाइंड आउट करनी होती है।
और जहाँ एग्जाम्पल नहीं होती तो आप डेफिनेशन को समझ इतने अच्छे तरीके से लें कि आप उसकी एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं। अब मैट्रिक्स असल में क्या है? मैट्रिक्स एक कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये रियल नंबर्स की कलेक्शन होता है। रियल नंबर्स कौन से? 0 1 2 3 4 एंड 7 और सच है, जो भी लेने इसमें से जितने भी नंबर ले लें, लेकिन उसकी एक खास अरेंजमेंट को जो उसने यहाँ पे लिख दी है, उसकी खास अरेंजमेंट को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें जस्ट लाइक दैट, तो फिर वो बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, और उसकी आप एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं। बहुत इजी है। आगे अगर आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो तब तक आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि आप मैट्रिक्स खुद भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एज सच किसी भी चीज़ का वो नहीं है कि आपने यही वाले नंबर लेने हैं या यही वाला कुछ लिखना है। नहीं, आप मैट्रिक्स कोई भी बना सकते हैं, क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि मैट्रिक्स कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर है, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो गए हैं तो वो एक क्या बन गया है? मैट्रिक्स। तो यहाँ आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसने यहाँ पे इन लेटर्स का, इन नंबर्स का जो है उसने चुनाव किया है। आप चाहें तो कोई भी नंबर्स ले लें। ठीक है, इसी एग्जांपल आप इस तरह खुद फॉर्म कर सकते हैं। आगे अगर हम रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि मैट्रिक्स की रोज कौन कौन सी होती हैं और मैट्रिक्स के कॉलम्स कौन कौन से होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ये ए नाम का मैट्रिक्स है, वो हमेशा जो मैट्रिक्स बनाएगा उसमें एक अल्फ़ाबेट उसके लिए रिजर्व कर देगा एज अ नेम। ठीक है, उसको हम क्या इसको दे देंगे कि ये इसका नाम है। चाहे हम उस मैट्रिक्स का नाम ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, पूरी एबीसी में से कुछ भी रख सकते हैं, तो वो उसका नाम होगा। इस तरह जो है मैट्रिक्स को क्वेश्चन के अंदर कॉल करना आसान हो जाता है। अब अगर हम मैट्रिक्स की रोज की बात करें तो रोज असल में मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। और अगर हमने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया है जिसमें 3 रोज हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 और थर्ड रो R3 के नाम से है। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। अगर रो की डेफिनेशन आ गई तो आप ये लिख सकते हैं और साथ ए की एग्जांपल दे सकते हैं इस मैट्रिक्स की, और साथ बता सकते हैं कि ये रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो जो हॉरिजॉन्टल वे होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसे हम रो कहते हैं। इधर चाहे तो 4 रो भी आ सकती हैं, चाहे तो 2 रो आ सकती हैं, चाहे तो 1 आ सकती है। ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी है, बस अगर रो का जहाँ पे नाम आ गया है वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल वे में जितने भी लेटर्स होंगे तो वो क्या होंगे? रोज होंगे। अब अगर हम कॉलम की बात करें, इसी तरह जैसे रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसी तरह कॉलम्स वर्टिकल वे में जो लेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। और कॉलम्स रिप्रेजेंट होते हैं सी से। तो हम फर्स्ट कॉलम को C1, सेकंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3 का नाम दे सकते हैं। इधर भी वही लिखा हुआ है, इधर से आप कॉलम की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। अगर अब हम रो और कॉलम को जान चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, जो वेज होती हैं उसमें या जो लाइंस होती हैं, तो उन्हें हम रो और कॉलम कहते हैं। अब हम अगर उनका ऑर्डर जानना चाहते हैं तो ऑर्डर क्या होता है असल में कि एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, वो उसका ऑर्डर होता है। लेकिन मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका हमें बता दिया जाता है, जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके मुतालिक एक क्वेश्चन भी है और जो एंड तक चलेगा। वो आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी सिर्फ ऑर्डर से। अब अगर हम ऑर्डर की इतनी डेफिनेशन है वैसे, लेकिन अगर हम आगे पढ़ें अपने कॉन्सेप्ट के लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, अब एक मैट्रिक्स है जिसका नाम उसने एम दे दिया, जैसे मैंने कहा आप कोई भी अल्फ़ाबेट उसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं। हैज़ एम रोज मीन्स के एम उसने नंबर ऑफ रोज का नाम रख दिया, चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है। ये जो एम है ये नंबर ऑफ रोज है, एम रोज एंड एन कॉलम्स। एन इज सच दैट नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी नंबर हैं
चाहे वो 3 कॉलम्स हैं 4 कॉलम्स हैं, उसका नाम उसने n रख दिया है, मीन्स के सारे मैट्रिक्स की बात एक ही उसमें कर दी है। देन m इज सेट टू बी ऑफ ऑर्डर, तो जो m मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय n। अब m बाय n से आपको क्या पता लग रहा है उसने कहा था कि m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, और इसी तरह n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। और उसने हमें ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपने ऑर्डर लिखना है, अब मैं ऑर्डर m मैट्रिक्स ही लिख देती हूँ क्योंकि उसने m की ही एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ऑर्डर अगर हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, m बाय n। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो किससे पहले आएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स से, चाहे मैट्रिक्स कोई भी हो, हमेशा नंबर ऑफ, अगर ऑर्डर की बात हो गई है तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से पहले आएंगी, और ये इस ऑर्डर में लिखा जाएगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। सच दैट अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को कहूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम मैं बी रख देती हूँ, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से अगर मैं ऑर्डर जानना चाहूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय n से अगर हम देखें, ये एक तरह का हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख लें तो आपको ऑर्डर निकालना कभी नहीं भूलेगा। तो हम इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज r1 और r2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं c1 और c2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज क्या है 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2। अब ये तो सेम रोज एंड कॉलम्स ही नंबर ऑफ, ठीक है, तो इसीलिए इसका 2/2 आ गया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 4 0 3 5 2, ये है मेरे पास मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, अगर हम पहले नंबर ऑफ रोज देखें तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा 2 बाय, और अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखें 1 2 3, तो 2 बाय क्या आ जाएगा 3, नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह। तो ये होता है ऑर्डर, जो सिंपली बहुत इजी है, ये असल में इस मैथ का बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस चैप्टर में बार बार आपकी आंखों के सामने आता रहेगा। अब ये लाइन आप चाहें तो स्किप कर लें, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते या लिखना चाहते हैं, उन पे भी बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। अब असल में जब पेपर करीब होता है तो उन्हें हर चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, तो इसलिए हम सिर्फ डेफिनेशन भी लिखेंगे और ये वाली एग्जांपल दे देंगे तो इट्स इनफ, ये 2 नंबर्स के लिए इनफ होता है। लेकिन अगर आप एग्जांपल नहीं देंगे, ये पूरा भी लिख लेंगे तो भी आपको 2 नंबर नहीं मिलते। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, हर चीज़, आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो उसके मार्क्स जो है वो हमेशा डिपेंड करेंगे एग्जामिनर पे, कि एग्जामिनर अच्छा है। अगर तो एग्जामिनर बहुत अच्छा है तो वो देखेगा अच्छा बच्चे ने इतना ज़्यादा लिख दिया, वो नंबर दे देगा। लेकिन जो एग्जामिनर एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, जिन्होंने बहुत पेपर चेक किए होते हैं और वो जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जो स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, तो वो कभी भी नहीं देते एग्जाम्पल देख के। तो हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए हमेशा अच्छा ही एग्जामिनर हो बोर्ड में, तो इसीलिए फिर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखें तो उन्होंने मैट्रिक्स का नाम m रख दिया है, इज ऑफ ऑर्डर 2/3, क्यों, क्योंकि 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर ये है, सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, वही सेम मेरी वाली बात। अब हम आगे चलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स से आपको पता, इनके नाम से ही पता लग गया होगा कि वो मैट्रिक्स जो इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे इक्वल होते हैं, उनकी क्या क्या चीज़ इक्वल होना ज़रूरी है। तो फिर अगर हम इस डेफिनेशन को, इसकी एग्जांपल को रीड कर लें, इसकी जो 2 कंडीशंस हैं उनको रीड कर लें, तो उससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 2 मैट्रिक्स तब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक उनका ऑर्डर और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल ना हो जाए। असल में एंट्री और एंटिटी इज द सेम वर्ड, जो है, जो दोनों हैं वो इन्हीं को ही कहते हैं। जो अंदर जो इसके नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स है, वो असल में इसकी एंटिटी भी होती है और इसकी एंट्री भी होती है, ठीक है। तो कहीं जगह उसको एंटिटी से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कहीं जगह एंट्री से, लेकिन आपने घबराना नहीं है कि असल में यही होते हैं, जितने नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर होंगे तो वो उसकी एंट्रीज होंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास ए एंड बी, ये 2 मैट्रिक्स हैं, ये कब तक इक्वल होंगे,
जब इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका क्या मतलब है? अब जो उसकी बाहर की जो शक्ल है अभी उसकी बात हो रही है, मीन्स कि अगर ऑर्डर सेम है दोनों का तो इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए में होंगी उतनी ही नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी में भी होंगी, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक बी में भी होने चाहिए। ठीक है, तब जाके हम कहेंगे कि ये दोनों जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं इसकी। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पे इसको रीड करते हैं तो फिर क्या आएगा? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, उसने नाम दे दिया है कि ये दो है मैट्रिक्स। ये असल में जो मैथ है वो 50% इमेजिनरी वर्ल्ड होती है, उसमें आपको इमेजिन करना पड़ता है ज़्यादा राइटिंग करने से बचने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन। अब अगर मेरे लिए आसान होगा कि मैं यहाँ ए और बी लिख दूँ बजाय इसके कि मैं पूरे मैट्रिक्स बनाऊँ, तो ये ज़्यादातर इमेजिनरी वर्ड होती है। लेकिन इसमें आपने इमेजिनरी का मतलब ये नहीं है कि आपने सर के ऊपर से गुजारना है। अगर आप समझें तो ही आप इमेजिनरी वर्ड बना सकते हैं मैथ की, अदरवाइज नो। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए जो है वो बी के इक्वल होगा कब? एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। ये इक्वल टू का ही साइन है जो बहुत पुराना सदियों से आ रहा है। ठीक है, वो यूज हुआ है इक्वल मैट्रिक्स के लिए। इफ एंड ओनली इफ, अब जहाँ इफ एंड ओनली इफ हो जाए तो वहाँ वो इफ एंड ओनली इफ यूज ही कंडीशंस के लिए होता है जहाँ कंडीशंस होती है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और एंट्रीज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा यहाँ कि अगर यहाँ मेरे पास मैट्रिक्स है 1 4 0 2 और एक ये है 2 3 0 1, ये दो मैट्रिक्स है। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो हर इसका जो नंबर है वो एंट्री ही है। लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वर्ड इक्वल टू फर्स्ट वर्ड, ये कोरेस्पॉन्डिंग होती है कि आमने सामने वाले बिल्कुल जो ऑपोजिट, ये यानी कि 4 3 के इक्वल होना चाहिए, 0 इस 0 यानी कि यहाँ पे भी 0 होने चाहिए, और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ये कोरेस्पॉन्डिंग मीन्स के उनके प्लेसेस के हिसाब से उनको इक्वल करना, मीन्स यहाँ पे लेटर्स भी इक्वल होने चाहिए। ये दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 2 3 0 1 और मैं यहाँ पे ले लूँ 5 - 3 2 + 1 4 - 4 और 1। अब देखिए हमारा मेन मकसद है, अगर हमने इक्वल मैट्रिक्स एग्जांपल लेनी है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। ये मसला नहीं है कि आपको सॉल्यूशन के बाद, हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ये यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इस मैट्रिक्स में सॉल्यूशन होने वाला है, तो ये हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे दोनों इक्वल है तो कैसे इक्वल है? 5 - 3 = 2 2 + 1 3 4 - 4 0 और 1। अब देखें कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो गई हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर भी इक्वल है। फिर मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होती हैं असल में कि जो जगह इधर है उस नंबर की, वो ही जगह दूसरे मैट्रिक्स में उस नंबर की होनी चाहिए, वो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री होती है। और अगर तो इसका मतलब है कि बिल्कुल जो दो मैट्रिक्स बिल्कुल मिलते होंगे, कोई भी एक चीज़ डिफरेंट नहीं होगी उसमें, हर नंबर हर प्लेस हर ऑर्डर हर सब कुछ जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक वो दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, वही वाला सेम वही बात आ गई जो मैंने भी करके दिखाई। इसको भी हम सोल्व करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा और 4 - 2 2 हो जाएगा। तो ये देखें सॉल्व करने के बाद दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम आ रहा है और दोनों मैट्रिक्स की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ पे इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक नॉट इक्वल मैट्रिक्स की है जिसमें जो है सिर्फ एक माइनस का साइन, यहाँ पे उसने ये बता दिया कि सिर्फ एक माइनस भी आ जाएगा तो भी वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 2 और -2 में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो ये उसने बता दिया। आप चाहें तो कोई सी एक एग्जांपल दे दे, दोनों देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना खुद को बर्डनाइज नहीं करना। तीसरे एग्जांपल भी है, वो उसमें ऑर्डर का फ़र्क आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यही तो कंडीशन है।
अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको मेरी पिछली कही हुई हर बात समझ आ गई है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए हलवा है, और मैं हर एक्सरसाइज के लिए ये कोशिश करती रहूँगी कि आपको उससे पहले इतनी डिटेल दे दूँ कि आपको एक्सरसाइज आसान लगने लग जाए। कुछ एक्सरसाइज असल में ये जो 1 चैप्टर की ज़्यादातर एक्सरसाइजेज हैं ये हैं डेफिनेशन बेस्ड। तो अगर डेफिनेशन आपको समझ आ रही है तो फिर तो आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ईजी हो जाती है। लेकिन इन केस कोई एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और वह डेफिनेशन बेस्ड नहीं होते, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। जिनमें सॉल्यूशन ज़्यादा होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस से होते हैं। जो सवाल आपने एक दफ़ा सीखा है उसको 3 से 4 दफ़ा अपने हाथ से उसी वक्त ज़रूर गुजारें। जो पहली दफ़ा सीख के किया जाता है वो क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलता। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर की बात करें सारे मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर तो हमने अभी पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है। ऑर्डर में असल में देखना क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए में, तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2/2। इसमें भी सेम है 2/2। अब इसमें देखें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। रो एक ही है, मीन्स के एक ही रो में नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन कॉलम्स 2 हैं, 2 नंबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 रो का 1 आ जाएगा कि एक रो है, और बाय कॉलम्स का 2 आ जाएगा। अब अगर ये एफ वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें एक ही कॉलम होगा क्योंकि एक कॉलम में एक ही लेटर है, और रो में भी एक ही लेटर, वर्ड है, लेटर है, जो भी कहते हैं, या एंट्री कहते हैं आप। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1/1, बिकॉज देर इज 1 एंट्री, ओनली 1 एंट्री, इसलिए उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। अब अगर ई का देख लें तो इसमें रोज 3 है और कॉलम्स 2, तो क्या आएगा 3/2। ये हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले रिप्रेजेंट होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। ऐसे डी का 3/1, इसका 3/3 आएगा क्योंकि 3 ही कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, और ये इजी तब था कि अगर हमने ऑर्डर की डेफिनेशन अच्छे से समझी है, वरना ये क्वेश्चन कभी भी समझ ना आए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें अब, तो हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हम देखेंगे अब हमने ये देखना है कि कौन से इक्वल है। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है, तो उसकी 2 कंडीशंस थी, वो क्या थी। अगर आप डेफिनेशन को क्वेश्चन करते हुए बार बार दोहराएं तो आपको वो डेफिनेशन भी कभी नहीं भूलती, और आप डेफिनेशन को अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ओन वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपका उसके मुतालिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपने वर्ड सही लिखे हैं डेफिनेशन के बारे में तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके एग्जामिनर मार्क्स भी देता है। लेकिन अगर आपने बोंगी मारी हुई है उसमें, या कुछ बिल्कुल हट के लिखा हुआ है, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, अगर वो रेलेवेंट बात है तो फिर वो लाजमी एक्सेप्ट होगी, तो उसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। अब हमें इक्वल देखने के लिए हर मैट्रिक्स पे चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर हम ए को देखें, ए का हम ढूंढते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सा है। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है और एक ही एंट्री है 3। अब इधर देखें कौन सी है जो 3 है। अब इधर देखें सी पे आ जाए, c इज इक्वल टू 5 - 2। इसको अगर हम सोल्व करें तो इसका ऑर्डर भी सेम इसी जैसा हो जाएगा, एक ही रो एक ही एंट्री, और जो आएगा भी 3, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ओके, पहला हमने इसमें क्या ढूंढ लिया कि ए जो है वो सी के इक्वल है। अब बी को देखें गौर से, बी किसके इक्वल है। अगर तो आप सब सोच रहे हैं कि बी डी के इक्वल है, तो बी डी के इक्वल कभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 पहले है 5 बाद में है, इसमें 5 पहले है 3 बाद में है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो इक्वल है, इसलिए बी डी के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब आई पे आ जाए, 3 फर्स्ट कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री मैच हो गई, और ऑर्डर तो पहले ही सेम है। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, इधर भी 5 इधर भी 5, तो हम कह देंगे कि जो बी है वो मैट्रिक्स आई के इक्वल है। अब आ जाए सी हो गया है। डी पे, डी को अगर हम देखें तो डी किसी के भी इक्वल नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। ई देखें, ई किसके इक्वल है, 4062। हाँ, अब यहाँ पे आ जाए 4, नंबर ऑफ ऑर्डर तो सेम है ही, ये तो बाहर से ही हमें पता लग गया देखने से।
अब एंट्रीज मैच करें, एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है ई और एच की, ठीक है, E इज इक्वल टू एच। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा और ध्यान दें तो एक और मैट्रिक्स भी है जो इन दोनों के इक्वल है, तो 3 मैट्रिक्स भी इक्वल हम लिख सकते हैं। अब वो कैसे, जे को आप देखें 2 + 2 4 बन जाएगा, फर्स्ट एंट्री 4, सेकेंड एंट्री 2 - 2 0, मैच है, 2 + 4 6, थर्ड एंट्री भी मैच है, 2 + 0 2, ये भी मैच है। तो इसका मतलब ई एच और जे, ये 3 मैट्रिक्स यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। अब पीछे कौन से बचे, एफ और जी, तो फिर जाहिर सी बात है ये इक्वल होंगे। इसके अलावा भी हम इसे मैच करके भी देख लेते हैं, 2 और 6, यहाँ 3 - 1 2 आ जाएगा और 3 + 3 = 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर भी सेम है एफ और जी का और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है और ये 2 क्वेश्चंस हमारे इसलिए जल्दी हुए हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन को समझा है और डेफिनेशन के थ्रू हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। अब इंशाल्लाह अगर मैथ के सब्जेक्ट में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो है फ़िज़िक्स में भी मेरी काफ़ी एक्सेस है, फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स भी मेरे काफ़ी क्लियर हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी तब तक थोड़े टाइम बाद। तो वो भी, लेकिन इंशाल्लाह अगर मैथ्स आप मेरे साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ऊपर से इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। ये हैं क्वेश्चंस असल में जो सॉल्यूशन मांगते हैं, जिनको सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस लेगा, लेकिन ये इंतहाई बिल्कुल छोटा सा सवाल है और ये याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, वो शॉर्ट में कभी भी नहीं देता ये वाले सवाल। शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज से एग्जामिनर कोई शॉर्ट पिक करना चाहे तो वो सिर्फ ये लेता है। ये 2 एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। इससे आपके 4-5 एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं अगर इस चैप्टर को हम एमसीक्यूज के हिसाब से देखें। वैसे तो वो हर चैप्टर में से थोड़े थोड़े लेता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इस चैप्टर का ध्यान रखें तो ये जो है लाजमी इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और ये जो है ये शॉर्ट के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि ये देना, क्योंकि ये आपको देखने से ही डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन है कुछ भी नहीं, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, हम पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। और कहना कि हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है इसी जो इक्वेशन हमें जो दे दी हुई है उसी को देखते हुए या उसी से ही सॉल्व करते हुए जो इसको सेटिस्फाई करती हों वैल्यूज, ठीक है। अब ये देखें, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जैसे हमने इक्वल मैट्रिक्स में भी देखा था कि कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं लाजमी। और ज़्यादातर जिन क्वेश्चन में इक्वेशंस हों, तो इक्वेशन जैसे अगर हमने किसी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, मैथ्स में जो ए बी सी एंड डी यूज़ होते हैं या फुल ए बी सी जितनी भी यूज़ होती है उन्हें हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं, और जो सिंपल 1 2 होती है उसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जहाँ वेरिएबल्स की वैल्यू, आप देखेंगे यहाँ वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है ए बी सी एंड डी, तो जहाँ पे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट दोनों होते हैं वो असल में इक्वेशंस बन जाती हैं, और जहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी होती है वहाँ हम लाजमी जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल ले लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे लिए होती क्या है, मीन्स फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री सेकेंड। अब देखिए, अब उसने हमें कंडीशन क्या दे दिया कि ये जो 2 मैट्रिक्स हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, इक्वल। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर देखें सेम ही है, तो इसका मतलब ये भी है कि सच दैट देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। तो हम उन्हें इक्वल ले सकते हैं। अब देखें फर्स्ट एंट्री क्या है, अब हमने यहाँ से इक्वेशंस बना लेनी है। फर्स्ट एंट्री देखें ए प्लस सी, ये किसके इक्वल होगी, 0 के, इज इक्वल टू 0। ये हमने एक इक्वेशन टाइप बना लिया, इसको इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड एंट्री देखें ए प्लस 2b, ये किसके इक्वल हो जाएगी, -7 के, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल हो जाएगी। ये हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली इसकी। थर्ड एंट्री देखें
c माइनस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल, और ये थर्ड इक्वेशन बन गई। और फोर्थ एंट्री 2d के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशंस जिस क्वेश्चन में बन जाती हैं वहाँ पे क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है इक्वेशन का एक सेक्शन बन गया है। अब हमने एक एक इक्वेशन पिक करनी है और जो है उसमें से आंसर निकालना। अब सबसे पहले आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें एक वेरिएबल हो। जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो उधर से आसान होती है उसकी वैल्यू निकालना, क्योंकि जहाँ दो वेरिएबल होंगे वहाँ पे किसी एक की निकालनी पड़ती है तो वो मुश्किल होता है, दूसरा वेरिएबल कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ए और सी दोनों है, यहाँ पे भी ए और बी दोनों है। थर्ड इक्वेशन देखें, ये है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये निकल इसमें से c की वैल्यू निकालना आसान है, एक इक्वेशन है। अब अगर हम फोर्थ देखें तो फोर्थ में भी, क्योंकि इधर भी d है इधर भी d, a की वेरिएबल है, ये इधर से भी निकालना आसान है। पहले हम ये वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने नाम दे दिए थे इक्वेशंस को, ऐसे करके आप इसको लाइन डाल के इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन के बीच में इसको कॉल कर सकें। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो अब आपके 9 10 से स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 8 में भी होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। अगर हमने c की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमें c के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम दूसरे हर नंबर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि वो वहाँ जाके सोल्व हो जाए और इधर जो वेरिएबल है उसका आंसर निकल आए। अब यहाँ 1 के साथ माइनस है, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन हमेशा ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसके रूल्स होते हैं। अब हम c को, अगर हम 1 को उधर ले जाते हैं तो c यहाँ अकेला रह जाएगा, c इज इक्वल टू 3, 1 इधर आके किसका हो गया प्लस का, तो c इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई है। हमने a b c और d 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब अगर हम देखें इसके बाद फोर्थ वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन, आप देखें c किस में यूज़ हो रहा है, आपने c की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें से आपने फाइंड करना है c किस में यूज़ हो रहा है, ये तो आप कट कर देंगे, ये हमारी यूज़ हो चुकी है। अब फर्स्ट देखें इसमें c यूज़ हो रहा है। अब अगर c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है तो c की जगह हम वो वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे भी एक वेरिएबल रह गया, बाकी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू निकालना भी आसान हो गई। तो a इधर 4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 4, और 0 में से -4 करें तो -4 रह जाता है। ये a की वैल्यू भी निकल आई, दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आई है। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू है, तो पीछे कौन सा a की वेरिएबल रह जाएगा, तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b को हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमने b फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक स्टेप में एक ही लेटर उधर, एक ही नंबर उधर लेके जाते हैं, क्योंकि हमने स्टेप्स पूरे करने होते हैं। जो स्टेप मिसिंग होता है उसके नंबर पूरे नहीं मिलते। 4 को हम उधर ले जाते हैं, ये -7 है, यहाँ पे 4 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ये 2 को हम नेक्स्ट स्टेप में उधर लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल छोड़ना होता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 2b। अब ये 7 में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 निकाले तो क्या बचा 3, और बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा साथ आता है चाहे वो माइनस हो, और अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आता, और ज़्यादातर प्लस आता नहीं है क्योंकि जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस ही होता। अभी 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो बगैर साइन के साथ लिखा होता है वो नंबर हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये -3/2, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, b की। अब अगर हमने d की निकालनी है तो d में तो कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी 1 ही वेरिएबल है अपनी इक्वेशन में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू भी आसानी से निकल आएगी। ये देखें -6 को इधर रहने देते हैं, चलें इसको उधर। यहाँ हमने अब फोर्थ इक्वेशन ले लिया है, इसमें कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, असल में हमने इसी को ही सब्ट्रैक्ट करके इसी की वैल्यू लिखनी होती है।
तो ये देखें यहाँ पे 4D है। असल में जो सेम वेरिएबल होता है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, क्योंकि वो सेम वेरिएबल है। यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ 4D हैं, दूसरी तरफ 2D हैं, तो वो अगर हम 2D को 4 में डाल देंगे तो वो 6 भी बन सकता है, और अगर हम 4D में से 2D निकाल देंगे तो वो 2D भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब 4D है, अगर ये 2D यहाँ पे प्लस का है, मैं इसे यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इधर 6 जो है ये माइनस का, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लिख दें, वरना प्लस ना भी लिखें, तो जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। ठीक है, ये 2D यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया, ये 6 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो गया। आप चाहें तो अलग अलग स्टेप्स में, ये 2 स्टेप्स मैंने किए हैं, अलग अलग स्टेप्स में कर दें ये, वरना एक में भी करेंगे तो इसका कोई मसला नहीं। 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 2D, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, और यहाँ 6 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम कटिंग करें 2 के टेबल पर तो 2 3 6 आ जाता है। D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू भी निकल आई, B की भी, C की भी और D की भी, सबको एक लाइन में हम लिख देंगे। A की वैल्यू हमारे पास -4 आई थी, अगर मैं देखूँ पीछे से जी, C की वैल्यू 4 आई थी, B की वैल्यू -3/2 आई थी और D की वैल्यू आई है 3। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उसमें उसने यही कहा था कि इन 4 वेरिएबल्स की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। तो अगर आप इसमें ये देखेंगे ना, इसमें A, C, B और D की वैल्यू जो आंसर आए हैं उसको पुट करेंगे तो ये सारी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये उसका मतलब था कि हमने ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और ये दोनों इक्वल हो जाएं। आप चाहें तो वैल्यूज़ पुट करके भी आंसर का एंड कर सकते हैं क्वेश्चन का, वरना अगर ये 4 वैल्यूज़ भी अगर आप निकाल देते हैं तो ये भी काफ़ी हैं, आपको नंबर्स इसके मिल जाएंगे। ये वैसे भी शॉर्ट में आता है, इसको ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और जो समझ नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे भी कोई चीज़ छूट जाती है या मैं नहीं उसको देख पाती तो वो आप मुझे रात में बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 जल्द ही अपलोड कर दूँगी वो भी। तो उसका भी यही होगा कि हम पहले उसकी, वो भी डेफिनेशन बेस्ड है ज़्यादातर उसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन, तो हम डेफिनेशन को इतना समझ लेंगे कि हमारे लिए एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊँगी, तो इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।